जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से रूट टू फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यू चैलेंज सीरीज में। और आज है पार्ट 9 और हम सभी साथ में इस सीरीज के अंदर 1500 प्लस एमसीक्यूज को टारगेट कर रहे हैं और करेंगे, चलते रहेंगे, जो कि हमारे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो और चाहे वो नेशनल लेवल एग्जाम, जैसे कि हमारा एचटेट, यूपीएलटी ग्रेड, बिहार स्टेट और बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी। अब इसमें साथ में चलते रहिएगा। और हमारा राजस्थान ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पंजाब पीटीआई, एवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी और सीयूईटी हो गया। और यहाँ तक कि आपके नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैंने लास्ट पार्ट में आपसे पूछा था कि इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, तो यहीं से हम वापस से कंटिन्यू करते हैं। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? मेकिंग द सरफेस स्मूथ, डिक्रीज द वेट, रफनेस ऑफ द सरफेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हमारा जो फ्रिक्शन है, इनमें से किसकी वजह से बढ़ सकती है, बढ़ेगी या फिर? सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज रफनेस ऑफ द सरफेस। किससे बढ़ेगी? हमारी रफनेस से। अब बढ़ेगी क्या फ्रिक्शन? अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन क्या है। तो हम देखते हैं फ्रिक्शन है क्या। Friction, it is the force that acts opposite to the motion of an object in contact with the another object। क्या है हमारा? जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी मोशन की डायरेक्शन क्या है? यहाँ पर है। ये ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन के अंदर लेके जा रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा ऑपोजिट में लगता है, इस डायरेक्शन में हमारा लगेगा। और कब लगेगा? जब वो कॉन्टेक्ट में आता है किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट के साथ में। कहाँ लगेगा? हमेशा ऑपोजिट में लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो यहाँ पर यही पूछा है। अब ये पूछा है यहाँ पर कि इंक्रीज कब होगा, तो कब होगा हमारा? जब हमारी रफनेस होगी। स्मूथ होगा तो सीधी सी बात है, फिसल जाता है, आपने देखा होगा। जब हम पानी के ऊपर भागते हैं या चल रहे हो, तो वहां पर फिसलन बन जाती है। क्यों बनती है? क्योंकि हमारी फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है वहां पे। ठीक है, यहाँ पर आपकी रफनेस है तो वहां पर बढ़ेगी। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे। नेक्स्ट है, जो पूछ रहा है, वेयर इज द ऐसे नोड लोकेटेड? ऐसे नोड कहाँ स्थित है? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, या फिर राइट वेंट्रिकल। तो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज राइट वेंट्रिकल। कहाँ पर लोकेटेड है हमारा? राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब देखिए, सबसे पहले तो ऐसे नोड है क्या हमारा? ये हमारा एक साइनो एट्रियल नोड है। और पेपर में सबसे ज्यादा पूछता है कि नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट किसे कहते हैं, या फिर पेसमेकर ऑफ हार्ट भी आ जाता है, तो वो हमारा क्या होगा? साइनोएट्रियल नोड होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर आप देख रहे हो, ये कहाँ पर लोकेटेड है हमारा? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के ऊपर वाले पार्ट में एक चीज आती है, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। इसका सीक्वेंस पूछ लेता है पेपर में। इसका सीक्वेंस एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक बार समझा भी देता हूँ ये होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है ऐसे नोड, तो नोट कर लेना जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूँ अभी। उसके बाद एवी नोड, देन इसके बाद हमारे बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस के बाद हमारी बंडल की ब्रांचेज आती हैं। देन इन द एंड, एट द लास्ट, क्या है? पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, अब देखिए बेसिकली है क्या, हमारा क्या होता है कंडक्शन सिस्टम। अब ये आपके यहाँ पर एट्रियम, वेंट्रिकल्स, ये सभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं, संकुचन होता है ना। तो क्या होता है कि इनके पीछे होते कैसे अपने आप थोड़ी होते हैं। जब यहाँ पर हमारी इम्पल्स जनरेट होती है ना इनके अंदर, तो तभी जाके होते हैं। तो यही ये पर यहाँ पर एक सीक्वेंस आता है जो आपके पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले हमारा ऐसे नोड, अब इसको नेचुरल पेसमेकर भी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले हमारा इम्पल्स जनरेट जो है यहीं से स्टार्टिंग होती है। कहाँ क्या होती है? यहाँ से इम्पल्स जनरेट यहीं से होती है हमारी हार्ट की। ठीक है, फिर इसके बाद एवी नोड के अंदर जाता है, जो कि आपके राइट एट्रियम के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है, या फिर बोले तो इंटर एट्रियल पार्ट सेप्टम में। इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम का मतलब क्या है? इंटर किसी दो के बीच,
किन दो के बीच? एट्रियम। हम एट्रियम को बोलते हैं ना, एट्रिया बोलते हैं जो प्लूरल फॉर्म में, एट्रियम या फिर ओरिकल, इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका काम क्या होता है, ये थोड़ा सा क्या करता है, हमारे इम्पल्स को थोड़ा सा डिले कर देता है, ताकि जो एट्रियम है अपना कॉन्ट्रेक्शन कंप्लीट कर सके और वेंट्रिकल्स में क्या हो जाए, ब्लड फिल हो जाए। ठीक है, इसका काम क्या था, इम्पल्स को जनरेट किया, और जैसे ही हमारे इसके अंदर ब्लड भरा तो इसको नीचे की तरफ पुश करता है, और थोड़ा बहुत जो बचा वो भी इसके कॉन्ट्रैक्शन को हमारा एवी नोड कंप्लीट कर देता है। फिर इसके बाद आता है हमारा बंडल ऑफ हिस, जो कि हमारे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी हो सकता है गलत हो जाए, यूं नहीं है कि मेरे को आती नहीं है, मैं थोड़ी जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ। ठीक है, हाँ तो ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में हमारा प्रेजेंट होता है। अब बंडल ऑफ हिस क्या करता है, इसका मेनली हमारा रोल होता है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो यहाँ से आई, इसको वेंट्रिकल्स की तरफ कैरी करना, मतलब वेंट्रिकल्स की तरफ लेके जाना। फिर आती है हमारी बंडल की ब्रांचेस, जो कि लेफ्ट, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच होती हैं। ये क्या होती हैं, जो हमारी बंडल ऑफ हिस से निकल के आई, बंडल ऑफ हिस हमारे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हम एक को राइट बोल देते हैं और एक को लेफ्ट बोल देते हैं। अब ये क्या करता है, ये हमारे इम्पल्सिस को वेंट्रिकल्स के दोनों साइड में स्प्रेड कर देता है। ठीक है, साइड में भेज देता है। फिर इसके बाद लास्ट आता है हमारा पुरकिंजे फाइबर्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो रोल है, ये क्या करता है, ये फाइबर्स हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर हर तरफ इम्पल्स स्प्रेड कर देते हैं, जो हमारे पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं। तो रिजल्ट, एट द रिजल्ट क्या निकलता है एट द एंड, हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ब्लड को, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो हमारे ब्लड को कहाँ पर भेजता है, लंग्स के अंदर और ऑक्सीजनेशन। और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे होल बॉडी पार्ट में, होल बॉडी मतलब हमारी पूरे जहाँ जहाँ जरूरत है वहां पर भेज देता है। ठीक है, समझ आ गया, काफी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज डज द मसल मेंटेन इक्वल टोन वाइल शॉर्टनिंग। निम्नलिखित में से किस प्रकार के एक्सरसाइज में मांसपेशी समान टोन बनाए रखते हुए संकुचित होती है? आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक या फिर आइसोनोमिक? बताइए। तो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज आइसोटोनिक। कई बार क्या करते हैं बच्चे, इक्वल या फिर यहाँ पर आपका सेम टोन आ जाता है, इसे देख के आइसोमेट्रिक लगाए थे, नहीं, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आइसोटोनिक। अब मैं आपको एक बार तीनों चीज समझाता हूँ है क्या क्या ये देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर आता है आइसोमेट्रिक। अब आइसोमेट्रिक क्या होता है, ये हमारी इसके अंदर क्या होता है, इस एक्सरसाइज में हमारी जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है लेकिन उसकी लेंथ चेंज नहीं होती। इसके अंदर हमारी जो मसल लेंथ है वो चेंज नहीं होती, और जॉइंट में कोई विजिबल मूवमेंट नहीं होता, जैसे कि ये हैंगिंग, लटक रहा है, या फिर आपका प्लैंक हो गया, या फिर आपकी पोल सिट हो गया, दीवार के सहारे बैठते हैं ना, तो ये हमारे आइसोमेट्रिक के एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आता है हमारा आइसोटोनिक, जैसे कि आपको दिख रहा है सिंपल, यहाँ पर मूवमेंट विजिबल है, जो भी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन हमारे, ये क्या बोलते हैं, सॉरी, इसके अंदर मसल कॉन्ट्रेक्शन करती है लेकिन हमारी जो लेंथ है चेंज होती है और विजिबल होती है। इसके अंदर हमारी विजिबल नहीं होती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है। यहाँ पर हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है लेकिन इसकी लेंथ कोई चेंज नहीं होती और हमारी विजिबल हमें नहीं होती। यहाँ पर हमारी लेंथ भी चेंज होती है और हमें विजिबल भी रहती है। ठीक है? जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर बाइसेप्स कर्लिंग का। कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि आपकी विजिबल है, दिखती है, जिसके अंदर आपकी लेंथ चेंज होती है, शॉर्टनिंग होती है और आपकी लेंथनिंग होती है। ठीक है? एंड एट द लास्ट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, आइसोकाइनेटिक।
ठीक है, ये हमारी क्या थी, आइसोटोनिक, और ये क्या थी हमारी आइसोमेट्रिक। ठीक है, अब आइसोकाइनेटिक क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन एक कांस्टेंट स्पीड पर होती है। पेपर के अंदर आपका अगर लिखा हो, वहां पर अगर आपको दिख जाए कांस्टेंट स्पीड, आपको सीधा वहां पर सिर्फ क्या लगा के आना है, आइसोकाइनेटिक, वहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ये हमारे कांस्टेंट स्पीड पर होता है और पूरी रेंज ऑफ मोशन, कांस्टेंट स्पीड इन अ फुल रेंज ऑफ मोशन। ये आपको मैंने दो की स्टेटमेंट दे दी हैं। की स्टेटमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर ये दिख जाए तो वहां पर आपको आइसोकाइनेटिक करेक्ट आंसर लगा के आना है। और ये भी पूछा जाता है, एक स्पेशल मशीन यूज होती है, उनका नाम क्या होता है, उनका नाम है हमारा साइबेक्स मशीन। साइबेक्स मशीन्स का यूज होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये जो यहाँ पर मूवमेंट परफॉर्म हो रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है तो सेम स्पीड में जा रहा है वो, सेम स्पीड के अंदर कितना भी फोर्स लगे वो सेम स्पीड में जाता है, फुल रेंज ऑफ मोशन, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरी सेम ही स्पीड है, कहीं भी स्पीड चेंज नहीं होती, कोई भी वेरिएशन नहीं आता। ठीक है, समझ आ गया। और मैं आपको एक एक चीज और पूछता है, तीनों के फादर्स किन किन ने ये इन्वेंट की थी, तो ये मैं और बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपका आइसोमेट्रिक, जो कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं, नो मूवमेंट, और नो टेंशन, कोई टेंशन डेवलप नहीं होती। और ये हमारे किसने दिया था, ये हमारे दिया था मुलर ने और हेटिंगर ने। कब दी थी ये, 1953 में। देन आइसोटोनिक आता है उसके बाद। आइसोटोनिक में क्या था हमारा, हमने देखा था लेंथ चेंज होती है। ये हमारे किसने दिया था, ये दिया था हमारे डी लोरमे ने, डॉक्टर डी लोरमे। और इन्होंने कब दिया, 1954 के अंदर ये एक्सरसाइज दी थी। फिर आइसोकाइनेटिक आती है एट द लास्ट। ये इसके अंदर मैंने आपको बताया कांस्टेंट स्पीड के साथ फुल रेंज ऑफ मोशन में वो मूवमेंट परफॉर्म होता है। ये हमारे दी थी जे जे पराइन ने। कब दी थी, 1968 में। ठीक है, चलें आगे, समझ आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ शोल्डर्स इज कॉल्ड, दोनों कंधों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, बाइकॉन्डिलर डायमीटर, एक्रोमियल डायमीटर, या फिर इंटरमेलुलियर मेल्योलर डायमीटर, या फिर इलियोक्रिस्टल डायमीटर, बताइए। So the correct answer will be B, that is acromial diameter। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है क्या, ये हमारे जो ये ना स्केलेटल डायमीटर्स होते हैं। हो सकता है काफियों ने पहली बार सुने होंगे, तो ये मत सोचना कि हमारे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है या फिर हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा कि नेट के लेवल का नहीं। ये टेस्ट एंड मेजरमेंट से है, और ये आपका एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स के अंदर आता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक सभी के सिलेबस में इंक्लूड हो गया है, पूछ सकता है अगर थोड़ा सा भी एग्जामिनर को। अब आपको पता है कि जो पेपर के लेवल है वो अब हाई हो चुके हैं, तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, और ये आपका PYQ से लिया हुआ है, ये आया हुआ है पहले कहीं, ये मैंने आगे से आपका कहीं भी उठा के नहीं बना दिया, ये आया हुआ है आपके पेपर में। ठीक है, तो अब देखिए समझिए यहाँ पर क्या है। Skeletal diameters are specific anatomical measurements taken between two bony landmarks of the skeleton। है क्या, ये बेसिकली हमारे इनका मतलब होता है, जो हमारे स्केलेटन है, जो हमारा कंकाल होता है, इसके दो हड्डियों के पॉइंट्स या फिर लैंडमार्क्स, इनके बीच की दूरी। जैसे मान लो, भाई जाना मत डायग्राम पे, पता नहीं क्या ही बन गया। अब देखिए, मान लीजिए आपके इनके कंधे हैं दो, अब इसकी दूरी नापेंगे हम, इन दोनों के बीच की, जो इनके लैंडमार्क होते हैं यहाँ के बाहर के बोनी लैंडमार्क, इसके बीच की दूरी नापने को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल डायमीटर। ठीक है, स्केलेटल डायमीटर। अब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर हम शोल्डर की नाप रहे हैं, कहीं पे हम विड्थ इसकी हिप की नाप रहे हैं, कहीं पे हम पेट की नाप रहे हैं, एब्डोमिनल नाप रहे हैं, तो इनकी हर एक के टर्म दी हुई है, इनका नाम दिया हुआ है।
यहीं पर यहाँ पर क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ शोल्डर्स, हमारे दोनों कंधों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, उसको एक टर्म दी हुई है जिसको कि हम बोलते हैं एक्रोमियल डायामीटर। ठीक है, समझ आ गया। अगर पेपर में आ जाए आपका बाय एक्रोमियल डायमीटर, तो भी आपका करेक्ट आंसर, या फिर मतलब शोल्डर विड्थ का पूछ ले अगर बाय एक्रोमियल है, तो वो भी आपका करेक्ट होगा, एक्रोमियल या फिर बाय एक्रोमियल। अगर आपका आ जाए बाय क्रिस्टल, बाय क्रिस्टल किसके लिए होता है, एब्डोमिनल विड्थ के लिए, हमारे पेट की चौड़ाई के लिए। ठीक है, फिर एक और काफी इंपॉर्टेंट हमारा, जो कि है विट्रोचेंट्रिक डायमीटर, ये हमारे हिप की विड्थ के लिए, हमारी जो कमर की रहती है ना, कमर की चौड़ाई नापते हैं कि भाई कमर कितनी है, तो उसको हम टर्म दी हुई है, तो वो क्या है हमारी विट्रोचेंट्रिक डायमीटर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, हमें पता होने चाहिए। ऐसे ही हमारे एल्बो के भी होते हैं, एल्बो विड्थ भी होती है, नी विड्थ भी होती है, फिर वो काफ़ी डिटेल हो जाएंगी। तो ये आपके तीन जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द प्लेग्राउंड ऑफ विच स्पोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, किस खेल का मैदान पूर्व पश्चिम दिशा में बनाया जाता है, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो या फिर फुटबॉल। देखिए आपको पता होगा कि जितने भी हमारे गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, सभी का जो प्लेग्राउंड है उसकी जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वो बनाया जाता है। जैसे आपका मान लो ये आपका फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पर आपका गोल पोस्ट है दोनों तरफ। ठीक है, तो ये इस हिसाब से बनाया जाता है कि ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपकी साउथ है, या फिर ये नॉर्थ है या फिर ये साउथ है। क्यों? ताकि सन फेसिंग ना पड़े, सूरज का सामना सामने से, सूरज का सामना गोलकीपर्स पे ना हो, इस कारण से। तो यहाँ पर क्या बोला है, ऐसा कौन सा प्लेग्राउंड है जिनकी मतलब इस तरीके से बनाया जाता है जिनकी डायरेक्शन आपकी ईस्ट वेस्ट रहती है, मतलब यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट। सो जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा खो खो, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट है और यही सवाल आपका पेपर में बनता है, खो खो का पूछा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जैसे कि इनकी डायरेक्शन देख सकते हैं, ये इस तरीके से बैठते हैं टेढ़े, एक का फेस यहाँ होता है, एक का फेस यहाँ होता है, ये सामने की तरफ इनका फेस या फिर इस तरफ नहीं होता है। इसी कारण से जो इनकी डायरेक्शन होती है इनके प्लेग्राउंड की, खो खो की, वो रहती है हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो खो खो का जो हमारा प्लेग्राउंड है वो हमेशा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ही, पूर्व पश्चिम डायरेक्शन में बनाया जाता है। ठीक है, ताकि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको डायरेक्ट सनलाइट आंखों में ना लगे और दोनों टीम्स को फेयर प्ले का एनवायरनमेंट मिल सके। ठीक है, समझ आ गया होगा। और यही अगर हम क्रिकेट में देखें, क्रिकेट में इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका जो बैट्समैन है, बैट्समैन के सीधे सामने आपके सन फेसिंग रहेगा, ऐसे बॉलर आएगा तो उसके सामने भी सन फेसिंग रहेगा, इसी कारण से वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है, द फुल फॉर्म ऑफ टीओपीएस, टॉप्स स्कीम इज, टॉप्स योजना का पूर्ण रूप क्या है? बताइए इसमें से क्या होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा बी, दैट इज टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपका मैं बताऊं तो नेट का काफी फेवरेट टॉपिक है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, हर साल कैसे ना कैसे कुछ भी पूछ लेते हैं, कभी फुल फॉर्म पूछ लेगा, या फिर ये कब स्टार्ट हुआ था, हमारी टॉप्स स्कीम कब फॉर्म हुई थी, कब स्टेब्लिश हुई थी। टॉप्स काफी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी स्कीम्स हैं हमारे जो अभी रिसेंटली न्यू एरा के अंदर जो स्कीम्स है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हमारी टॉप्स की स्कीम है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, इसने इसको सितंबर 2014 में एक स्पेशल स्कीम स्टार्ट करी थी जिसका नाम क्या रखा, हमारा टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ समझा देता हूँ थोड़ा, आपको अब पता भी होना चाहिए अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो। इसका पर्पस क्या है, मेनली इसका मेन एम रहता है हमारा जो इंडिया की ओलंपिक और पैरालंपिक परफॉर्मेंस है उसको क्या करना, इम्प्रूव
करना, ठीक है। फिर अप्रैल 2018 के अंदर, बस इसको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। अप्रैल 2018 के अंदर क्या हुआ, इसमें एक अपडेट भी किया गया और एक टेक्निकल सपोर्ट टीम बनाई गई थी, जिसमें एथलीट्स को एक होलिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, सिंपल। कैसा सपोर्ट, होलिस्टिक सपोर्ट मतलब, एक तो आपको फॉरेन ट्रेनिंग दी जाएगी। फॉरेन ट्रेनिंग का मतलब बाहर जाकर वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग उनको, प्लेयर्स को, हमारे एथलीट्स को मिल सके। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन कर सकें। हाई क्वालिटी इक्विपमेंट मिलेंगे। स्पेशल कोचिंग कैंप्स लगाए जाएंगे। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। कितने का? 50,000 रुपीज पर मंथ। मंथली स्टाइपेंड कितना? 50,000, वो भी पर एथलीट, हर एक एथलीट को। ये तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे टॉप स्कीम से। चलिए नेक्स्ट है, विच आसन इज बेस्ट फॉर इम्प्रूविंग डाइजेशन? कौन सा आसन पाचन को सुधारने के लिए सर्वोत्तम है? होप करता हूँ ये तो सभी को पता होगा, और ये इकलौता है जो हम ज्यादातर डाइजेशन के बाद इसी आसन को कर सकते हैं। ये हमारे क्लास 12 से लेके मैं अभी तक देखता आ रहा हूँ, ये क्लास 12th में भी पूछा जाता है, और नेट के लेवल तक भी यहाँ पे पूछा जाता है। नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर सेट में तो मैंने बहुत देखा है। यहाँ से, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, दैट इज वज्रासन। ठीक है, जो वज्रासन है हमारा, वो डाइजेशन इम्प्रूव, डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है, मतलब हम खाना खाने के बाद उसको कर सकते हैं। ये पूछा जाता है कि इकलौता ऐसा कौन सा आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। क्या है वो हमारा? वो है वज्रासन। अब वज्रासन से एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, इसको और किस नाम से जानते हैं? एक तो है हमारा थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट पोज, और एक और कौन सा है? डायमंड पोज। ठीक है, वज्रासन को डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट आसन माना जाता है। अब इस आसन में क्या होता है, हमारा खाना खाने के बाद भी हम इसमें बैठ बैठ सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या करता है, हमारे जो स्टोमक, जो स्टमक, जो पेट है हमारा, स्टमक और जो इंटेस्टाइन्स है, इसके ऊपर एक जेंटल प्रेशर बनाता है, मतलब जितना डाइजेशन के लिए चाहिए होता है। उससे हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है उसमें बूस्ट आ जाता है, और स्मूथली वो होने लग जाता है। हमारा डाइजेशन प्रोसेस है, हमारा जो डाइजेशन है। बाकी आसन्स के हमारे क्या बेनिफिट है? ताड़ासन हो गया, इसको क्या हम माउंटेन पोज भी बोलते हैं। पता, मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, लास्ट पार्ट में आई थिंक मैंने लिखवाया, आपको बताया है। ये हमारा मेनली बॉडी स्ट्रेचिंग और पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए रहता है। फिर आता है हमारा शवासन, जो कि हम जिसको कोप्स पोज भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था क्यों बोलते हैं, सब जो रहता है ना। ये हमारा बेसिकली जो रिलैक्सेशन है और स्ट्रेस रिडक्शन के लिए अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है। फिर है भुजंगासन, जिसको कि हम कोबरा पोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोबरा पोज। और ये हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी और लंग्स को स्ट्रेंथन करता है, मेनली हमारी जो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है, इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स विल बी गिवन द फर्स्ट बाय? नॉकआउट टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किस टीम को पहला बाय दिया जाएगा? द फर्स्ट टीम इन द टॉप हाफ, द लास्ट टीम इन द बॉटम हाफ, द फर्स्ट टीम इन द बॉटम हाफ, या फिर द लास्ट टीम इन द टॉप हाफ। जैसे हमारा जो ऊपर की होती है इसको टॉप हाफ या फिर अपर हाफ बोलते हैं, और जिन नीचे की टीमें होती हैं उसको लोअर हाफ या फिर बॉटम हाफ बोलते हैं। बताइए किसको सबसे पहली बाई दी जाएगी? तो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज द लास्ट टीम इन द बॉटम हाफ। ठीक है, देखिए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ नॉकआउट टूर्नामेंट का। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी को समझना है थोड़ा सा, बस मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। देखिए मान लीजिए आपके पास पांच, चलिए 9 टीम मान लीजिए आपके पास, 9 टीम्स है। ठीक है, आपके पास 9 टीम है। अब इसके अंदर सबसे पहले मान लो हमने यहाँ पर बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारे पास ओड नंबर ऑफ टीम्स है ना, ओड में है।
इवन में होती तो ऊपर 5 नीचे 5 जाती, मान लो 10 होती तो। ओड में है तो जो हमारे ऊपर है वो हमेशा ज़्यादा टीम होंगी हमारे पास। जैसे मान लो 9 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 9 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा हमारा 5। क्या फॉर्मूला होता है अपर हाफ के लिए 9 n प्लस 1/2। n का मतलब होता है हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स दैट इज 9। और लोअर हाफ के लिए क्या होता है हमारा n माइनस 1/2। तो n प्लस 1/2 कितना हुआ 5, मतलब ऊपर वाले में कितने होंगी 5 टीम। n माइनस 1/2 क्या हो जाएगा हमारा 9 माइनस 1/2 दैट इज 8/2 इक्वल्स टू 4। तो नीचे वाले में हमारी कितनी टीम हो गई 4 टीम हो गई। अब इसके बाद आती है हमारी बाय। अब देखिए बाई का सिस्टम क्या होता है, 2 की पावर देखते हैं हम। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 1 क्या है इक्वल्स टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, मतलब 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, देन 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। मतलब समझ रहे हो ना आप इसकी क्यूबिक पावर किस तरीके से, ये तो आई थिंक नॉर्मल चीज़ें ये आपको यहाँ तक ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से पावर निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 8, देन 2 की पावर 4 है तो आपका क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, जितनी हमारे पास टोटल टीम्स हैं जो कि कितनी है 9, उससे जैसे ही ज़्यादा हमारे पास आ जाता है बाय में, जो पावर हमारी कितनी आई 2 की पावर 4 16 आ गई। जैसे ही अब यहाँ 8 था तो 8 तो अभी कम है तो हम एक पावर और बढ़ेंगे। जैसे ही हमारे पास ज़्यादा आया जो कि 16 है, 9 से ज़्यादा कितना है हमारा 16 आया। 16 को 16 में से क्या माइनस कर देंगे हम 9। नंबर ऑफ टीम्स जो है हमारी 2 की पावर में से कितना था, 2 की पावर से कितना है हमारा 16, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 7। तो टोटल बाइज हमारे पास कितनी है 7 बाइज है। समझ आ गया होगा आई थिंक। वापस से समझाऊं, 2 की पावर पे हम जाएंगे, जैसे ही हमारे पास उस नंबर ऑफ टीम जो कि 9 है, 9 से ज़्यादा हमारे पास क्या आया 16 आया। वैसे ही जैसे 16 पे आया 16 माइनस 9 कर देना जो हमारी यहाँ पर टीम्स थी, ठीक है। 16 माइनस 9 किया तो हमारे पास 7 आ गया, तो वो हमारे पास क्या आ गई टोटल नंबर ऑफ बाइज आ गई। अब जैसे हमने निकाली थी अपर हाफ में 5 टीम रहती है प्लस 1 था, लेकिन 22 में हमारा उल्टा सिस्टम हो जाता है। 22 में क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ 22 माइनस 1/2 हमारी अपर हाफ में होगी। जैसे कितना हुआ यहाँ पे 7 हमारे पास टोटल 22 है माइनस 1/2, तो हमारे पास कितना होगा ऊपर हम 3 बाय देंगे। इसी तरीके से नीचे वाले में एन बी प्लस 1/2 दैट इज 7 प्लस 1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो ये हमारे पास लोअर हाफ में 4 बाय होंगे। अब आता है हम बाय किस तरीके से, सबसे पहले हमारी बाई जो है लास्ट टीम से स्टार्ट होती है नीचे वाले हाफ से। सबसे पहली बाई हम किसको देंगे इस टीम को बाई 1। फिर इसके बाद जाती है सबसे ऊपर, इसको देते हैं हम बाई 2। फिर आते हैं हम लोअर हाफ के फर्स्ट टीम में, इसको जाएगी हमारे पास बाई 3। देन अपर हाफ के लोअर टीम में सबसे नीचे वाली जो लास्ट टीम है अपर हाफ की, उसको हमारी चौथी बाई जाएगा। अब इसी कंटिन्यूएशन में हम यहाँ से चलते रहेंगे यहाँ पर, फिर वापस से हम यहाँ पर ऊपर आ जाएँगे, फिर यहाँ पर 5 आएगा हमारा, बाय 5 बाय 6 और देन बाय 7th बाय हमारी यहाँ पर आ जाएगी। हमारी 7 बाय थी, जैसे हमारे 7 पर आ जाएगा हम रुक जाएँगे। फर्स्ट राउंड में हमारे पास कितने मैच होगा, सिर्फ 1 मैच हो रहा है हमारे पास फर्स्ट राउंड में। यहाँ पर हमारा फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हमारा यहाँ पर सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। बेसिकली बाय इसीलिए होती है ताकि जो हमारा सेकंड राउंड है, वो क्लीनली हमारा आराम से स्टार्ट हो सके। ठीक है? और हमेशा बाय उसके अंदर होगी जो अगर हमारी 2 की पावर में अगर कोई नंबर ऑफ टीम्स है, मान लो जैसे 4 हो गई, 8 हो गई, 16 होगी, तो कोई बाय नहीं दी जाएगी क्योंकि 16 माइनस 16 करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए जो 2 की पावर्स नहीं होती, उन्हीं में हमेशा बाय हमारी लगती है। आई होप ये सभी को समझ आ गया होगा, क्या सिस्टम था, है ना? और एक चीज़ और, जो जिस 2 की पावर पर हमारा वो उससे ज़्यादा आया था, जो पावर है, वो हमारे नंबर ऑफ राउंड्स होंगे। उतने नंबर ऑफ राउंड्स हमारे उस टूर्नामेंट के अंदर होंगे। इसका भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। अब यहाँ पर सेकंड राउंड मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमारा थर्ड राउंड चालू हो गया। ये हमारा क्या था? थर्ड राउंड। और जो हमारा लास्ट क्या होगा? फाइनल। ये हमारा कौन-सा राउंड हुआ? फोर्थ राउंड।
ये आपको समझ आ गया होगा पूरा नॉकआउट टूर्नामेंट का, आपको मैंने पिक्चर बता दिया है किस तरीके से बनता है। ठीक है, बाय के थ्रू। चलिए आगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति प्रवृत्ति का माप नहीं है? मीन, मीडियन, मोड या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। बताइए। तो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए सेंट्रल टेंडेंसी क्या होते हैं, ये हमारे मेजर्स होते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी कुछ मेजर्स होते हैं, वो मेजर्स होते हैं जो हमारे डाटा के, हमारा डाटा होता है ना, उसकी टिपिकल या फिर सेंटर वैल्यू निकाल के देता है। सेंटर वैल्यू को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, सॉरी, रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे क्या होते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं। अब इसके अंदर हमारे तीन तीन आते हैं, मीन, मीडियन, मोड। आए आप ये सभी ने सम पढ़े भी होंगे, स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी आप पढ़ेंगे। जैसे अगर आप मास्टर्स के अंदर जाएंगे, जब आजकल बैचलर्स के अंदर भी ये चीजें कराने लग गए हैं, बीपीएड में भी काफी जगह करिकुलम में ऐड हो गया है। और यहाँ पर हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये क्या होता है, ये हमारा जो डाटा का डिस्पर्जन या फिर वेरिएबिलिटी बताता है। इसे आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर मैं इसको समझाने बैठूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा आपको। जो हमारा डिस्पर्जन और वेरिएबिलिटी होता है, ये बताता है होता क्या है, मैं आपको बताया था। ये बेसिकली हमारा ये बताता है कि डाटा हमारा कितना स्प्रेड हुआ है, कितना डाटा हमारा फैला है। मतलब एक चीज होती है किस तरीके से हमारा जो हमारा डाटा स्प्रेड हुआ है, मतलब एक किस किस जगह से वो पॉइंट आउट हुआ है। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हमारी ये चीजें आती हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास तीन है, मीन, मीडियन, मोड। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ ये है क्या। अगर मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक रो डाटा है 2 4 3 4 6। ये हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब सबसे पहले हमको यहाँ इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सम इन सब का टोटल करेंगे हम सबसे पहले। 2 + 4 + 3 + 4 + 6 डिवाइडेड बाय कितनी टर्म्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास एक कितना हो जाएगा, ये 4 6 3 9 4 13 + 6 19, 90 डिवाइडेड बाय 5, जो कि आप देखें तो अप्रोक्स होगा 3 पॉइंट कुछ के 3.8 होगा। ठीक है, इतना आपका ये क्या आ गया, मीडियन निकल के, ओ सॉरी, मीन निकल के आ गया। फिर आपका मीडियन किस तरीके से निकलता है, यही आपके पास टर्म्स है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, बढ़ते हुए क्रम में 2 3 4 4 6। फिर इसके बाद हम इसकी मीडियन जो कि बीच की वैल्यू होगी, यहाँ पर हमारी क्या है, 4 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन निकल के आ जाएगा। ठीक है, देन एट द लास्ट मोड क्या होता है, मोड हमारा जो सबसे ज्यादा बार हमारी जो टर्म फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंट का मतलब जो सबसे ज्यादा रिपीट होती है। यहाँ पर कौन सी टर्म रिपीट हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 4, और सबसे ज्यादा 2 बार, तो हमारा मोड भी क्या निकल के आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट समझ आ गया होगा आपको क्या था ये, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इज गिवन फॉर। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? So the correct answer will be B. That is encouragement and promotion of sports by organizations, corporate entities और individuals। संस्थाओं, कॉरपोरेट इकाइयों और व्यक्तियों द्वारा खेलों को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने के लिए। देखिए सबसे पहले देखें तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ये तो बेसिकली हमारा किन के लिए रहता है, ये इनको हम क्या देते हैं, अर्जुन अवार्ड देते हैं, है ना। यहाँ से आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो आपको पता है उनको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है ना। या फिर हमारा क्या बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, सॉरी माइंड से स्लिप हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है ना। फिर लाइफ टाइम का आपका जो कि ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड है।
फिर हाईएस्ट मेडल टैली इन नेशनल गेम्स, इसके लिए तो फिलहाल अभी कोई नहीं दिया जाता, जो कि हमारे खेलो इंडिया खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, उसी की यहाँ पर ये बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, एनकरेजमेंट। अभी है क्या, ये सबसे पहले तो हमारा कब से स्टार्ट हुआ देना, ये भी पूछता है। 2009 से हमारा ये स्टार्ट हुआ था। अब ये क्या है, ये एक नेशनल अवार्ड है जो हमारे वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। ये अवार्ड्स एथलीट्स को नहीं दिया जाता है, ये चीज याद रखना, ये हमारे एथलीट्स को नहीं देते, एथलीट्स को नहीं दिया, ये बेसिकली उनको दिया जाता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर जो कॉरपोरेट्स हैं, या फिर जो ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स को प्रमोट और एनकरेज करते हैं। और मेरे को एक बार कमेंट में भी बताएंगे कि इस बार हमारा जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है वो किसको मिला है, देखते हैं कोई बताता है कि नहीं। अब इसका मेन मकसद क्या होता है, उन लोगों को सम्मानित करना जो फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर ट्रेनिंग फैसिलिटीज हो गया, टैलेंट सर्च, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के थ्रू इंडिया स्पोर्ट्स को अपलिफ्ट करते हैं, तो वो हमारे उनको दिया जाता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा ये सभी को। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है, ग्रेड 3 एंकल स्प्रेन इज करेक्टराइज्ड बाय, ग्रेड 3 एंकल स्प्रेन की विशेषता क्या होती। तो आपको स्प्रेन पता होना चाहिए, जो कि हमारी लिगामेंट की इंजरी है। लिगामेंट क्या होता है, जो हमारे जॉइंट, सॉरी हमारी जो बोन है, वो बोन से कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है। ठीक है, ये हमारा लिगामेंट कहलाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा कंप्लीट रप्चर ऑफ लिगामेंट विद मार्क्ड जॉइंट इनस्टेबिलिटी। लिगामेंट का पूर्णतः फटना, स्पष्ट जोड़ों की इनस्टेबिलिटी। अब देखिए हमारे जो एंकल स्प्रेन है, ये यूजुअली हमारे 3 ग्रेड्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। देखिए कौन कौन से, हमारा ग्रेड 1 स्प्रेन, ग्रेड 2 स्प्रेन और ग्रेड 3 स्प्रेन। जो हमारा यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, माइल्ड स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स, माइल्ड स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट फाइबर्स विद नो इनस्टेबिलिटी, मतलब वो वॉक किसके अंदर, मतलब वो चल सकते हैं, उनका एंकल स्प्रेन हो जाता है, मुड़ जाता है, बट वो चल सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेड 1। फिर आता है हमारे पास सेकंड, जो कि पार्शियल टीयरिंग ऑफ लिगामेंट विद माइल्ड जॉइंट लेक्सिटी। ये हमारा क्या होता है, ग्रेड, ये थोड़ा ग्रेड 1 से ज़्यादा होता है। देन इसके अंदर कंप्लीट रप्चर हो जाता है आपका, जो कि ग्रेड 3 कहलाता है। ये तो हमारी क्या है, यहीं पर आपका लिखा है मसल स्ट्रेन, जो कि स्ट्रेन की इंजरी है, टेंडन या फिर मसल की इंजरी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है एटीएल का, और ये इसका कैल्सिनस जो कि हील बोन है। ये हमारे ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 है। यहाँ आप देख सकते हैं कंप्लीट रप्चर हो गया, कंप्लीट टीयर आपका हो गया है। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आईक्यू इज, आईक्यू की गणना का सूत्र क्या है, बता सकते हैं आप। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो जितने भी आपके टीजीटी पीजीटी के लेवल के एग्जाम है सभी में पूछा जाता है अब तो ये आईक्यू तो आपका, और ये आपके पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि सीडीपी है, और सभी में आता है ये भी आपका, पेडागोजी हो गया, है ना। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हम देख लेते हैं, वो होगा आपका ए, दैट इज आई क्यू इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, अब आई क्यू की फुल फॉर्म क्या है, एक तो ये पता होना चाहिए हमको, कि फुल फॉर्म होती है आपकी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अब ये क्या रहता है, ये हमारा बेसिकली क्या ऐसा ऐसा मेजर होता है जो हमें ये बताता है कि इंसान की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है अपने एज ग्रुप के कंपैरिजन में कैसी है, उनके जो एज ग्रुप है उसके कंपैरिजन में उनकी जो बुद्धि लब्धि है, अब यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है बुद्धि लब्धि कैसी है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कैसी है। ठीक है, मतलब एक ही एज के बच्चों के ग्रुप में किसी मतलब बच्चे की सोचने समझने की एबिलिटी ज्यादा है या कम है, ये हमारे आईक्यू से मेजर होता है। आईक्यू निकालने का हमारा सिंपल तरीका जो कि फॉर्मूला है, वो है हमारा मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब मेंटल एज क्या होती है आपकी, ये भी पता होना चाहिए। मेंटल एज मतलब है बच्चे की सोचने की और समझने की कैपेसिटी टेस्ट के बेसिस पर कितनी है। एक टेस्ट होता है हमारा
जो कि हमारे आईक्यू के लिए टेस्ट बनाए गए हैं, हमारे कुछ टेस्ट होते हैं, उस बेस पर ही हमारे मेंटल एज निकाली जाती है, एज के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो वो हमारी मेंटल एज होती है। क्रोनोलॉजिकल एज जो कि हमारे सिंपल जो कि हम हमारी यूजुअली हम अपने लैंग्वेज में यूज़ करते हैं बच्चे की जो एक्चुअल एज है, मतलब जन्म से गुज़र चुके जो ईयर्स हैं, मान लो 5 साल, 10 साल, 20 साल, जो हमारी यूजुअली एज है, 20 से 40 साल आपकी जितनी भी हैं, ये हमारी क्रोनोलॉजिकल एज आती है। और इनटू में क्या है फिर 100 है, ठीक है? ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछते हैं, आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है, वो किसने दिया था? ये हमारा दिया था विलियम स्टर्न ने। कब दिया था? 1912 के अंदर, 1912 में। फिर एक चीज़ और जो मैंने आपको बताया टेस्ट, इससे पहले आईक्यू के कॉन्सेप्ट आने से पहले इसके लिए हमारे पास फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट आ गया था। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कब आ गया था हमारा? 1905 के अंदर। और ये दिया किसने था? ये हमारे दिया था एल्फ्रेड बायनेट, जिनका कि नाम आपने सुना भी होगा काफ़ी बार। अल्फ्रेड बायनेट और हमारे साइमन ने ये दिया था। और इस टेस्ट का नाम क्या रखा गया था? टेस्ट का हमारा नाम था, इन्होंने जो टेस्ट किया था वहां से इन्होंने एक स्केल बनाया था बेसिकली, उसका नाम था बायनेट साइमन स्केल, ठीक है? चलिए आगे। नेक्स्ट है नेशनल सर्विस स्कीम दैट इज एनएसएस इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर टू प्रमोट सोशल सर्विस अमंग यूथ। भारत में युवाओं में सामाजिक सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना दैट इज एनएसएस किस वर्ष में शुरू की गई थी? 1959, 69, 75 और 85? So the correct answer will be B, that is 1969। कब करी थी? 24 सितंबर 1969 में ये आपकी लॉन्च कर दी गई थी। अगर ये पूछ ले किसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी, तो वो हमारी राधा कृष्ण कमेटी हुई थी के रिकमेंडेशन पर। यहाँ से इसकी चर्चा स्टार्ट हो गई थी कि हाँ, हमें एक स्कीम, हमारी सर्विस स्कीम बनानी चाहिए, तो वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, जो कि हमारी बेसिकली यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, मतलब हमारी जो यूनिवर्सिटी के लिए जो हमारी कमेटी थी, कमीशन था, यहीं से हमारा स्टार्ट हुआ था, राधा कृष्ण। चलिए आगे। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द एगोग इन द एंशियंट स्पार्टा। प्राचीन स्पार्टा में एगोगे का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, ट्रेन बॉयज फॉर मिलिट्री सर्विस एंड इंस्टिल डिसिप्लिन। बेसिकली जो हमारा एंशियंट स्पार्टा में जो हमारा ग्रीस में एक पार्ट था, वहाँ पे क्या होता था, यंग एज में हमारे जो बॉयज थे उनको मिलिट्री सर्विस वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता था, और उसको हम क्या बोलते थे? उसको बोलते थे हम एगोग, ठीक है? एगोग उसको बोला जाता था। एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं आपको बताता हूँ, स्पार्टा स्पार्टा हम देखते हैं। स्पार्टा तो जैसे कि हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी स्टेट है, एक तो क्या था, ये हमारा सिटी स्टेट बोला जाता था। सिटी स्टेट था कहाँ का? एंशियंट ग्रीस में। इसका जो हमारा असली नाम था स्पार्टा का, इसका स्पार्टा का जो असली नाम था वो क्या था? लेसडेमोन इसका ओरिजिनल, जो कि असल में इसको इस नाम से जाना जाता था। स्पार्टा तो इसलिए बोलते थे, जो हमारा स्पार्टा सिर्फ उसके मेन सेटलमेंट को बोला जाता था, जहाँ पर लोग बस रहते थे, ये सब होता था। लेकिन मेन जो जगह का नाम था वो क्या था हमारा? लेसडेमोन, ठीक है? और एक कैसी सोसाइटी थी हमारी जो स्पार्टा की थी? वॉरियर्स की तरह, वॉर के लिए ज़्यादा ही मिलिट्री पर्पस के लिए ट्रेनिंग करते थे वहाँ पर। स्टडी जो भी हमारे वहाँ की फिलोसफी थी उसी टाइप की थी। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज एर्गोजेनिक एड्स आर यूज्ड फॉर। जो हमारे एर्गोजेनिक एड्स हैं उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंप्रूविंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, प्रिवेंटिंग इंजरीज, मेंटेनिंग ग्राउंड कंडीशंस, या फिर ऑफिशिएटिंग द गेम? बताइए। तो इसका आंसर सभी कमेंट में बताएंगे कि क्या होगा, और हम फिर आगे बाद में मिलते हैं। और बताइएगा, इसका फीडबैक भी दीजिएगा कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चंस।
है ना? तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे आज के सिलेक्टेड एमसीक्यूज। और आपको बिहार स्टेट का भी नोटिफिकेशन आपका आ गया है। मैं एक बार आपको बिहार स्टेट का बता दूंगा, और बीपीएससी का भी आपका आ गया है, टीआरई आपका 4.0 का, है ना? ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के सिलेक्टेड एमसीक्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि आपको अगली क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके, और आपको सीरीज जैसे कि कंटिन्यू चल रही है ये भी आपको मिलते रहे, टाइम टू टाइम वीडियोस आपको पता लगता रहे। अगर कोई सवाल आपको टफ लगे, या फिर कोई और कुछ नए टॉपिक पे आपको एमसीक्यू चाहिए, या फिर कहीं से और कोई रिकमेंडेशन आप दे सकते हैं हमको, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, इट्स ओपन फॉर यू। तो पढ़ेंगे, समझेंगे और मिलके क्रैक करेंगे एग्जाम को। तो मिलते हैं अगले एमसीक्यू चैलेंज में। तब तक के लिए जय हिंद। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।